नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम में कीजी में। दोस्तों, ये हमारा चैनल एग्ज़ाम में कीजी है। ठीक है, हम लोगों ने जो है दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में हम लोग गुलाम वंश के बारे में पढ़ चुके हैं और खिलजी वंश के बारे में पढ़ चुके हैं। पूरा डिटेल से पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने ना देखा हो तो उन वीडियो को देखें और उनमें एक एक पॉइंट कवर किया गया है, चाहे यूपी पीसीएस के लिए हो, चाहे लेखपाल के लिए हो, चाहे कांस्टेबल के लिए हो, चाहे एसएससी के लिए हो, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो जिसमें जीएस आती है, हर एक एग्ज़ाम के लिए मैंने पूरी तरीके से कवर किया। ठीक है, अब जो नया वंश स्टार्ट हो रहा है, तुगलक वंश स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चों, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये मेरा चैनल एग्ज़ाम में कीजी में है और मैं जो भी आगामी गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में जो भी फॉर्म आएंगे उनके बारे में नोटिफिकेशन बाकायदा डालता रहूँगा। लेखपाल का फॉर्म आया उसके बारे में डाला है कि क्या सिलेबस है, क्या है, किस तरह से पूरा कराया जाएगा। तो आप उसको देखें और लाइक करें। ठीक है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। तो आज हमारा स्टार्ट होता है दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में जो है तुगलक वंश के बारे में बताने जा रहे हैं। किसके बारे में? तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1412 ईस्वी तक रहा था। बच्चों, तुगलक वंश जो है, जो दिल्ली सल्तनत में जितने भी राजवंश हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला वंश था। ज़्यादा शासक तो नहीं हुए, लेकिन इसमें जो शासन हुआ, टाइम पीरियड हुआ, वो बहुत ही लंबा खिंचा था। आप देख रहे होंगे कि 1320 से 1412 तक है, यानी कि पूरा 90 से 92 साल तक यानी कि बात हुई है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो है सल्तनत काल में सबसे बड़ा राजवंश तुगलक वंश था। ठीक है, तुगलक वंश जो है, अब ये लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत सबसे ज़्यादा समय तक जो चला था ये शासक, और तुर्क राज जो तुर्क राजा हो रहे थे, तो वो तुर्क राजवंशों में तुगलक वंश अंतिम था। जो तुगलक वंश था वो तुर्क राजवंशों में अंतिम था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं स्टार्टिंग में जिसकी स्थापना किसने की थी। तो बच्चों जो है, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। किसने की थी? गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। कब की थी? 1320 ईस्वी में की थी। तो कोई दिक्कत नहीं। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 से 25 तक रहा था। 5 साल तक इसने शासन किया था। यह तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है और इसका वास्तविक गाजी मलिक था। इसका वास्तविक नाम जो है गाजी मलिक था। इसने जो है मंगोलों को पराजित, उस समय पहले से आप देखते होंगे कि मंगोल आक्रमण करते रहते। मंगोल हमेशा इसी क्षेत्र से आक्रमण करते थे, इंडिया में, भारत में। ठीक है, तो यहाँ से आक्रमण करते थे, दिल्ली में कब्जा करना चाहते हो। बहुत ही प्रयास किया मंगोलों ने। तो अब क्या, मंगोलों ने इसके समय भी आक्रमण किया था। तो इसने क्या किया था, मंगोलों को पराजित करने पर मलिक उल गाजी की उपाधि से प्रसिद्ध हुआ था। जब इसने मंगोलों के आक्रमण को परास्त कर दिया था, हरा दिया था, तब इसको उपाधि मिली थी मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। अब इसने नहरें बनवाई, क्योंकि बच्चों देखो क्या होता है, जो मध्य युगीन भारत था उस समय क्या होता है, ज़्यादा उद्योग धंधे थे नहीं। जो अगर संपन्नता होती थी किसी भी राज्य की तो कृषि पर डिपेंड होती थी। लोग जहाँ पर ज़्यादा कृषि उपजाऊ भूमि होती थी उस देश को ज़्यादा संपन्न मानते थे। ठीक है, तो यहाँ जो अपना देश था, तो आप जानते हैं कि कृषि प्रधान देश रहा, तो उस समय भी कृषि होती थी। तो इसलिए क्या होता था उस समय, ये जो साधन होते हैं, बेल ट्यूब वगैरह हो गए, नहरें हो गए, कुआं की उनकी कमी थी। बरसात होती थी तो हो गई फसल, नहीं होती थी तो नहीं हो पाती थी। लेकिन फिर इसने क्या किया, जो गयासुद्दीन तुगलक था, इसने जो है सबसे पहली बार नहरें खुदवाई। मतलब दिल्ली सल्तनत में वैसे तो नहरें खुदी हैं, लेकिन दिल्ली सल्तनत पहली बार नहर बनवाई थी गयासुद्दीन तुगलक ने, जिससे कि नहर बन जाने से कृषि भूमि अच्छे से होगी और जो है उपजाऊ होगी। मतलब जब ज़्यादा पैदावार होगी तो देश में संपदा बढ़ेगी, आर्थिक व्यवस्था सही होगी। कि कोई भी देश आर्थिक मजबूती बहुत जरूरी होती है, क्योंकि कुछ भी अगर देश 2-3 तरीके, सैन्य व्यवस्था से आर्थिक मजबूती है बहुत जरूरी है। अगर आर्थिक लोग भूखे मरने लगेंगे तो क्या फ़ायदा है, फिर देश बर्बाद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से इसने नहरें बनवाई। ठीक है, और सल्तनत काल में नहरें बनवाने वाला
पहला शासक था, जो मैंने आपको बता दिया कि इसने पहला शासक था जिसने नहरें बनवाई थी। अकाल आयोग का गठन किया था। अकाल आयोग का गठन क्या करता, ये होता था पहले जो वर्षा होती थी, अगर वर्षा नहीं हुई तो बेल टूप साधन नहरें, मतलब ये काफ़ी जो पानी की बहुत अधिक मात्रा में कमी थी, तो कमी की वजह से अगर बरसात नहीं सही टाइम पर होती थी तो खेती नहीं हो पाती थी, किसान खेती नहीं कर पाता था, तो उस समय भुखमरी के माहौल बन जाता था, लोग भूखे मरने लगते थे। आजकल तो नहीं, खेत बरसात हुई तो बेल ट्यूब से पानी लगा के, नहरों से लगा के, कुओं से कुछ ना कुछ से पैदा कुछ ना कुछ हो जाता है, जिससे आदमी भूखा नहीं मरता है। लेकिन पहले ज़माने में क्या था कि लोग, अगर बरसात नहीं तो लोग खेती हो नहीं पाती थी, तो जनसंख्या ज़्यादा थी तो लोग भूखे मरने लगते थे, तो इसलिए अकाल आयोग की आवश्यकता पड़ती थी कि मतलब राज्य में जो भी गल्ला इकट्ठा होता था उससे वितरित किया जाता था। अकाल आयोग बनाया जाता था, कहाँ कहाँ पर सूखा पड़ा तो जहाँ सूखा पड़ता था वहाँ अनाज बेचा जाता था। जैसे आजकल भी वही सरकारें करती हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश साइड में या कहीं भी अपने यूपी में अगर देखा जाए तो बुंदेलखंड साइड में अगर सूखा पड़ जाता है तो योगी सरकार इस समय है जो, तो क्या करेगी, गल्ले को वहाँ भिजवाएगी। जहाँ पर कोई समस्या हो जाती है तो उसकी समस्या कौन, मुख्यमंत्री करता है आजकल, ठीक, सरकारें करती, केंद्र सरकार करती। तो उस समय कौन करता था, राजा करता था, उसने अकाल आयोग की स्थापना की थी। ठीक है, 1325 ईस्वी में, देखो ये 1325 ईस्वी में तिरहुत की विजय, इसने 1325 इसमें तिरहुत की विजय की थी। तुगलका के बाद के निकट अफगानपुर में सुल्तानपुर में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब मृत्यु हो जाती है तो अब इसके बाद क्या होता है, दूसरा शासक बनता है। तो दूसरा शासक बनता है, कौन बनता है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का इतिहास में बच्चों बहुत ज़्यादा नाम है। वैसे तो इसको एक प्रकार से विद्वान मान सकते हो, इसने बहुत सारे काम विद्वत्ता वाले भी काम किए। यह एक प्रकार से ये उलेमा जो होते थे मुसलमानों के, जो है धार्मिक गुरु बोलते थे जिनको, उलेमाओं को, तो ये उलेमाओं को इसने क्या किया, उलेमाओं को हटा दिया और धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, यानी कि इसने हिंदू मुस्लिम में ज़्यादा अंतर नहीं रखा। ठीक है, और इसने जो है बहुत सारे प्रयोग किए थे। ठीक है, जहाँ पर जो हम बताएंगे आपको अभी, तो आप देखिए यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक रहा। मोहम्मद बिन तुगलक जिसे जौना खां के नाम से गद्दी पर बैठा था, किस नाम से, जौना खां के नाम से गद्दी पर बैठा था, जिसी के नाम पर जौनपुर जो है नाम पड़ा था, इसी जौना खां के नाम पर जौनपुर बसाया गया था। ठीक है, अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता कहता है, एक जो अफ्रीका का यात्री था जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है बच्चों कि इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो ये आया था अफ्रीका से, और किसके समय आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित, इसने बताया था, जो पहला शासक गयासुद्दीन तुगलक था, इसने जो है तुगलकाबाद में क्या किया था, एक महल बनवाया था, जिसमें जो ईंटें लगवाई थी वो सोने की ईंटें लगवाई थी। अब समझ सकते हो कि अपने देश में कितना सोना था, सोने की ईंटें लगवाई थी, और साथ में बीच में एक कुंड बनवाया था, कहते हैं एक कुंड बनवाया था, उस कुंड में पूरा उस कुंड को सोने से भर दिया था। समझ लो इतना सोना था इंडिया के पास। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद में स्वर्ण जड़ित ईंटों से एक महल बनवाया था और उसके अंदर एक कुंड बनवाकर उसे सोने से भर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य में निरंतर चलने वाले विद्रोहों से हताश होकर, जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसके राज्य में क्या था कि कहीं यहाँ लड़ाई हो रही, कहीं वहाँ कोई सूबेदार विद्रोह कर रहा है, कहीं वो इस तरह से बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे, इंटरनल विद्रोह जिसको बोलते हैं। तो बहुत सारे विद्रोह हो रहे थे। तो इब्न बतूता बताता है कि इसने क्या कहा था, बहुत दुखी होकर मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा था कि मैं अगर हमारा जो देश राज्य है वो रुग्ण हो चुका है, मतलब रोग से ग्रसित हो चुका है, अगर हम सर दर्द की दवा देते हैं तो बुखार हो जाता है, और बुखार की दवा देते हैं तो कुछ और हो जाता है, ये बात इसने बोली थी। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बोले थे कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य में निरंतर चलने वाले विद्रोह को हताश होकर कहा, मेरे राज्य में रुग्ण हो गया है
यह किसी उपचार के ठीक नहीं होता है। वैद्य सर दर्द की सही करता है तो बुखार, और बुखार सही करता है तो कुछ और ही हो जाता है। उलेमा का वर्चस्व समाप्त करके एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी, जो अभी मैंने बताया। तो उलेमा कौन होता है, उनको जो समाप्त करके धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की थी। उसके बाद उलेमा बहुत भड़क गए थे, इसके बारे में बहुत कुछ कहा उलेमाओं ने, लेकिन इसने उलेमा का जो अस्तित्व समाप्त कर दिया था। ठीक है, इसने जैन विद्वान थे, जिन प्रभासूरी और राजशेखर, इनका स्वागत किया था अपने राज्य में। जैन विद्वान थे जिन प्रभासूरी और राजशेखर। अब पूछा जाता है जिन प्रभासूरी और राजशेखर का आज स्वागत किसने किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था, जैन विद्वान थे। इसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था। ठीक है, बहुत से जो मुस्लिम राजा हुए शासक, उन्होंने भी सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन क्या होता है कि ये रूढ़वादियाँ जो होती हैं इतनी ज़्यादा मजबूत होती कि इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होती थी। और उस समय जो है हिंदू समाज में प्रचलित कुप्रथा बोल सकते हैं, सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन जो है नहीं समाप्त, मतलब बाद में समाप्त हुई थी, लेकिन प्रयास किया था। और ये हिंदू त्यौहार जो होते थे, होली बहुत इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। जो हिंदू त्यौहार होते हैं, होली कौन मनाता था, दिल्ली सल्तनत में कौन सा राजा मनाता था, तो तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक मनाता था, होली में भाग लेता था बाकायदा। अंतिम मंगोल आक्रमण, इसी समय अंतिम मंगोल आक्रमण जो हुए थे, वो हुए थे तमासरीन। किसने किया था मंगोल? तमासरीन ने अंतिम आक्रमण हुआ था मंगोल। ठीक है, अब इसने जो है कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जो एक्सपेरिमेंट किए थे बहुत इंपॉर्टेंट है, इतिहास में बहुत ज़्यादा उनसे पूछा जाता है, लेकिन अब हम एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं, दो बताते हैं। राजधानी परिवर्तन, इसने राजधानी को परिवर्तित कर दिया था। इसने जो राजधानी थी दिल्ली से देवगिरी स्थापित की थी। ये दिल्ली थी, यहाँ देवगिरी थी। ये दिल्ली है और यहाँ पर देवगिरी। ठीक है, तो इसके बीच की दूरी थी 1500 किलोमीटर। इसने दिल्ली से देवगिरी इसलिए स्थानांतरित किया था, ये चाहता था कि अगर देवगिरी शासन करेंगे तो जो है पूरे दक्षिण भारत में कंट्रोल बना रहेगा, जो दक्षिण भारत में पूरा कंट्रोल बना रहेगा। इसकी वजह से इसने दिल्ली से देवगिरी राजधानी स्थानांतरित की थी। और देवगिरी का नाम इसी ने रखा था दौलताबाद। क्या नाम रखा था? दौलताबाद नाम रखा था। ठीक है, और कुछ विद्वान इस चीज़ को इसकी भूल कहते हैं, बहुत बड़ी भूल कहते हैं। ठीक है, और इसने जो यहाँ दिल्ली से देवगिरी के बीच में सड़क बनवाई थी जो 1500 किलोमीटर लंबी थी। ठीक है, तो दिल्ली से देवगिरी जिसे दौलताबाद कहते हैं, 1500 किलोमीटर दूरी। और इसने जैसे रास्ते में जैसे लोग जाते थे तो बीच में रहने के लिए जैसे बीच में सराय बनवाई थी। जैसे ये छोटे छोटे सराय क्या होती थी, जैसे पहले जमाने में लोग जाते थे रास्ते में, व्यापारी जाते थे, तो एक जैसे ढाबा आजकल जानते हो, होटल में जो हाईवे किनारे ढाबा होते हैं वही सराय समझ लो उसको। ठीक है, तो ये जो राजा होते तो वो लगवाते थे। आजकल जैसे ढाबा वैसे सराय, तो सराय को ढाबा समझो। ठीक है, जो होटल हाईवे किनारे होते हैं, तो ये जो सराय बनवाई थी। और प्रतीक मुद्रा, दूसरा चेंजमेंट इसने किया था प्रतीक मुद्रा का। प्रतीक मुद्रा क्या होती है ये बताते हैं। सांकेतिक मुद्रा ये कहते हैं, जैसे आजकल जो हम लोग मुद्रा चल रही है वो सांकेतिक या प्रतीक मुद्रा चल रही है। जब चलाई थी तो लोग इसको पागल समझते थे, बहुत कुछ बोला था, और उस समय इसका कुछ गलत भी हो गया था, क्योंकि आज का सरकार आज भी नकली नोट बनते, तो उस समय भी नकली नोट की वजह से इसको बहुत घाटा हुआ था सांकेतिक मुद्रा की वजह से। तो आज इसमें देखो क्या था, प्रतीक मुद्रा के 14वीं शताब्दी में क्या हुआ था, विश्व में चांदी बहुत कम पड़ गई थी, चांदी मतलब कमी पड़ गई थी। तो इस वजह से बहुत से देश प्रतीक मुद्रा के स्टार्ट किया। तो क्वेश्चन आता है सबसे पहले विश्व में प्रतीक मुद्रा किसने स्टार्ट की थी, तो चीन ने स्टार्ट की थी। तो चीन ने स्टार्ट की थी, विश्व में सबसे पहले चांदी कमी हो गई थी, सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा यानी सांकेतिक मुद्रा प्रतीकात्मक मुद्रा चीन ने कुबलई खां ने
सबसे, इसका नाम याद रखना, चीन ने सबसे पहले साकेतिक मुद्रा जो आज का रुपया चलता है चीन ने स्टार्ट किया था, कुबलाई खान ने स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद ईरान के शासक गजन खान ने स्टार्ट किया था। तो इन दोनों जगह क्या वो सफलता इनका चल गया था क्योंकि यहाँ शक्ति बहुत थी। लेकिन मोहम्मद बिन ने भी इनको देख के स्टार्ट किया था। इसने जो है कांसे, ये जो है भारत में मोहम्मद बिन तुगलक ने कांसे का सिक्का एक चलवाया था जिसकी वैल्यू जो है चांदी के सिक्के के बराबर कर दी थी। एक प्रकार सांकेतिक मुद्रा थी। लेकिन हुआ क्या कि लोग घर घर में कांसे के सिक्के घर में बना लेते थे, बस चलाने लगते थे। तो इतना जाली सिक्का आ गया कि राज्य में दिक्कत बड़ी हो गई। फिर इसने क्या किया कि इसने जितने भी सिक्के थे कांसे के उनको वापस लेने के लिए वापस लिया और उनकी जगह चांदी के सिक्के दिए। तो इसलिए बहुत ही कंगाल टाइप का हो गया, मतलब इसके खजाने में चांदी ही नहीं बची, पैसा ही नहीं बचा। ठीक है, तो इस वजह से ये भी देखो, ये दो हमने बता दिए कि राजधानी पर्वत 20 की एक गलती थी, दूसरी प्रतीक मुद्रा 20 की गलती थी। अब आगे भी इसी के बारे में बताना, इसकी और जो कमियां थी कि क्या क्या इसने गलत किया और उसके बारे में और भी जानकारी लेंगे। ठीक है, आज हमारा वीडियो यहीं तक था। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। ये हमारा चैनल एग्ज़ाम मेक इजी है, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं। थैंक यू।